स्टूडेंट, क्लास 10th जो साइंस के हम वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। ये 4th वीडियो लेक्चर है हमारा चैप्टर 12 का। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम आपको ही पता ही, नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें हमने अलग अलग कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ लिया है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया है, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कोल का कंजर्वेशन, क्योंकि कोयला भी एक इम्पोर्टेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमारी बिजली सारी किसकी वजह से बनती है? कोयले की वजह से बनती है। कोल इज ए सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। कोल एक सॉलिड है, ऑर्गेनिक यानी प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट से बना हुआ सब्सटेंस है, और ये एक इम्पोर्टेंट ईंधन है। कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोल से हमें क्या बनाते हैं? एनर्जी को बनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 35 से लेकर 45% जो एनर्जी हमारे भारत में वो किससे बनती है? कोयले से बनती है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोल कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन। कोयले अलग अलग तरह के होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। अदर इन फ्लेमेबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोल से और भी बहुत सारे ज्वलनशील और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। ईयर अगो, बहुत सालों पहले, ड्यू टू सबड्यू वेजिटेशन कोल वाज प्रोड्यूस, क्योंकि उस बहुत सालों पहले बहुत सारा जो पेड़ पौधे थे उन्हीं की वजह से कोयला बना। नियरली 30 करोड़ साल पहले अर्थ क्या है? किससे? घने जंगलों से, बहुत मैदानों से और पानी से भरा हुआ था। वेजिटेशन ग्रुप्स फेल इनटू द वाटर, डाइड एंड बरियड अंडर द लेयर ऑफ सॉइल। जो वेजिटेशन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब पानी के अंदर चले गए, मर गए, बरियड हो गए, और फिर उनके ऊपर क्या जम गया? लेयर, सॉइल की लेयर जम गई। और धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में कन्वर्ट हो गए। कोल कंटेन मेनली कार्बन। सब कोल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन होता है। फिर उसके अलावा और भी कार्बन के साथ कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और सल्फर भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में फॉस्फोरस भी रहता है, और भी कुछ इनऑर्गेनिक मैटर कोयले में पाए जाते हैं। जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो कोल सबसे अच्छा होगा। कोल कौन सा सबसे अच्छा होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होगा। तो सबसे अच्छा कौन सा है? एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन आता है बेस्ट कोयल कौन सा है? तो बेस्ट कौन सा है? एंथ्रेसाइट, क्योंकि 94 से 98% क्या है? कार्बन। सेकंड में बिटुमिनस 78 से 86%। फिर लिग्नाइट 28 से 30%। सबसे बेकार कोल कौन सा है? पीट। ये सबसे पुअर क्वालिटी का कोल है। सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट देता होगा, हीट के ऊपर डिपेंड करता है। Bituminous coal gas and ammonium are produced when coal is heated at 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम बिटुमिनस को हीट करेंगे तो कोल का गैस निकलेगा और अमोनिया प्रोड्यूस होगा, जब 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस पे उसको एयर के एब्सेंस में क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। तो जो कोल जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना। इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। जब हम बिटुमिनस कोल गैस और अमोनिया कब प्रोड्यूस होता है? जब कोयले को हीट किया जाता है 1000 डिग्री से 1400 डिग्री सेल्सियस में विथ एब्सेंस ऑफ एयर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कई बार क्वेश्चन ये आता है। इंडिया में जो कोल मेनली कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, और कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद है पेट्रोलियम। अगला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है, ये भी बहुत यूजफुल मिनरल है। ये वेरी मच आज हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। कोल और पेट्रोल इज ए फॉसिल फ्यूल। इनको क्या बोलते हैं? ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। फॉसिल फ्यूल बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनता है। इट इज फॉर्म्ड लाइक कोल। ये भी कोयले की तरह बना ड्यू टू बर्निंग ऑफ वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म अंडर अर्थ एंड इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हीट। इसमें भी क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म और जो वेजिटेशन है वो अर्थ के अंदर बरियड हो गए, फिर ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कोल और पेट्रोलियम में। द पेट्रोलियम फाउंड इन नेचर इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो पेट्रोलियम नेचर में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। जो जमीन के अंदर से जो ऑयल निकालते हैं उसको पहले क्या नाम दिया जाता है? क्रूड ऑयल, या क्या बोलते हैं? अनरिफाइंड ऑयल या रॉक ऑयल। अनरिफाइंड का मतलब जो प्योर नहीं है, और चट्टानों से निकलेगा तो रॉक ऑयल। ये थिक होता है, गाढ़ा होता है, काले कलर का लिक्विड होता है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। दीज कंपोनेंट। अब ये क्वेश्चन होता है कि
कंपोनेंट को अलग कैसे करते हैं, तो किससे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। आपने 8th क्लास में एक पढ़ा होगा, एक टावर था जिसमें ऑयल को डालना पड़ता, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग चीज़ें बनती है, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है ये याद रखना। कौन से अलग अलग कैसे किया जाता है पेट्रोलियम को, कौन से प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड में क्या क्या बनता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, नेचुरल गैस बनता है, वैसलीन बनता है, लुब्रिकेंट बनते हैं। ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल विच आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ नेचर। हम जानते हैं कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है और ये नॉन रिन्यूएबल है। दे आर फॉर्म्ड इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर एंड देयर क्वांटिटी नेचर इज लिमिटेड। ये हजारों सालों में 100 सालों में बनते हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत ही क्या है, सीमित है। इफ़ इंडियन ह्यूमन कंटिन्यू टू यूज दिन इनडिस्क्रिमिनेटली देन दिस रिसोर्स विल एंड इन द फ्यूचर। अगर हम इस तरह से इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर दे शुड बी यूज प्रूडेंटली एंड जुडिशली। इसलिए उनका दिमाग पूर्वक और न्याय रूप से यूज़ करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इनको छोड़कर हमें एयर का, वाटर का और लाइट से भी क्या है, बिजली बनाने के लिए हमें इसके अल्टरनेट मेथड का भी क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बायोगैस का भी हमें क्या है, नेचुरल गैस की जगह क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। फिर बायोडीजल भी है, आजकल एक बायोडीजल भी बनता है। बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। बायोडीजल भी किससे बनता है, प्लांट से बनता है। ये भी इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, डीजल के बराबर है। और ये कैसा है, रिन्यूएबल सोर्स है। बायोडीजल अभी नया इन्वेंटेड है। दिस कैन रन ट्रेडिशनल डीजल इंजन विदाउट एनी अल्ट्रेशन। और ये बायोडीजल से हम वो डीजल इंजन में अगर डीजल की जगह बायोडीजल डालें तो उन इंजन को चलाया जा सकता है। ये साफ है और एक अच्छा फ्यूल है। इट कंसिडर्ड एज ए फ्यूल ऑफ फ्यूचर, और इसको फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है। इट इज़ नॉन पॉइजनस, ये कम जहरीला है और बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब ये प्लांट से बना हुआ है, इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल, यानी ये ख़त्म हो जाएगा, इससे कोई धुआं नहीं निकलेगा। द गुड थिंग्स अबाउट बायोडीजल इज़ दैट लाइक अदर फॉसिल फ्यूल इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। और एक बात इसके लिए बहुत अच्छी है कि फॉसिल फ्यूल तो क्या धुआं करके इन्वायरमेंट के लिए प्रदूषण करते हैं, लेकिन बायोडीजल नहीं करता। राजस्थान की गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी को बनाया ताकि बायोडीजल को स्टेट में क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। अगला है हमें डेवलपमेंट कैसे करना है, तो हमें कैसा डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें यूज़ ऑफ एनी रिसोर्स शुड बी कॉशन। हमें हर रिसोर्स का यूज़ करते वक्त बहुत सावधानी से, कॉशन का मतलब सावधानी से, सो दैट नॉट ओनली वी कैन यूज़ देम, ताकि हम उनको अच्छे से यूज़ कर सके, बट ऑल्सो द जनरेशन टू कम कैन यूज टू फुलफिल देयर नीड। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्स का बहुत ध्यानपूर्वक यूज करो और ऐसा यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके और वो भी अपनी जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। अब हम लास्ट टॉपिक में आ गए चैप्टर के, क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स के अभी हमने बारे में पढ़ा, उनको बचाने के लिए लोगों का भी योगदान चाहिए और लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैन इज ए सोशल एनिमल, हम भी एक सामाजिक प्राणी है। क्लीन इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए इन्वायरमेंट साफ चाहिए। ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद क्लीन इन्वायरमेंट, हमारी जो जिंदगी है और हमारा स्वास्थ्य है वो किससे जुड़ा हुआ है, साफ इन्वायरमेंट से। टुडे डेवलपमेंट हैज़ बिकम द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन आज इतना डेवलपमेंट के कारण हमारा इन्वायरमेंट क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कोरोना है, लोग इतना सैनिटाइज कर रहे हैं, इतना मास्क लगा रहे हैं, तो आज इस कारण क्यों आ गया, क्योंकि हम ही हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। दिस हैज़ कॉज्ड ह्यूज डैमेज टू ऑल द एक्सेप्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, और ये हमारे इन्वायरमेंट के हर एक भागों को इन्होंने क्या कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया। वाटर को कर दिया, एयर को कर दिया, लैंड को, सबको हमने क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। द ह्यूमन अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्नी इज कंटिन्यू, और हमारी अनकंट्रोल तरीके से और बिना सही तरीके का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द हार्मोनी बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हैज़ एंडेड। हम लोगों ने पहले जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को बचाने के बीच में जो भाईचारा कर रखा था वो अब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इन्वायरमेंटलिस्ट
आर कॉन्स्टेंटली वार्निंग दैट इफ नेचुरल रिसोर्स आर कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड। और इन्वायरमेंट वाले बोल रहे हैं कि अगर हम लगातार इसी तरह नेचुरल रिसोर्स को क्या करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, तो बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम मेड टू फेस सीरियस क्राइसिस। तो जो बैलेंस है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का, उसमें खतरनाक प्रॉब्लम आ जाएगी। इन स्पाइट ऑफ ऑल सम सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट द मास मूवमेंट आर ऑल्सो रनिंग। इसीलिए लोग अब जागरूक हो चुके हैं और लोग भी क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को बचा सके और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में बैलेंस को बना सके। उसी का एक मूवमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट। ये सब आपने पहले ही सुन रखा होगा। चिपको मूवमेंट एक ऐसा स्टेप था जो किसको बचाने के लिए था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इसका जो मेन पर्पस था कि वो फॉरेस्ट को बचाए, किससे बचाए, कॉन्ट्रैक्टर से, यानी जो ठेकेदार है जो पेड़ों को काटते हैं। दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ खेजरली जो गांव है जोधपुर के राजस्थान में, जोधपुर में जो राजस्थान में, वहाँ पे 363 विश्नोई मैन, लेडीज और चिल्ड्रन ने अपनी जानों को दिया। किसके साथ मिलकर, अमृता देवी विश्नोई के लीडरशिप में, ताकि वो पेड़ों को बचा सके। तो इसकी स्टोरी क्या है आपने सब सुन रखी होगी। इन 1730 की बात है जब लकड़ी की ज़रूरत थी। किसको थी, महाराजा जो जोधपुर के थे उनको अपना एक पैलेस बनाना था, महल। तो जब सोल्जर कहाँ गए, खेजरली विलेज में गए और वहाँ पे खेजड़ी पेड़ को वो काटने लग गए। तो जब आवाज़ सुनी, किसने सुनी, अमृता देवी ने और उनकी 3 बेटियों ने। और वो जल्दी उनके पास आए और उनको पोलाइटली, यानी बहुत रिक्वेस्ट करके बोला कि आप पेड़ों को मत काटो। बट सोल्जर डिड नॉट स्टॉप देयर एक्स, पर सोल्जर ने अपने एक्स को क्या नहीं करा, रोका नहीं कुल्हाड़ी को। देन अमृता देवी एंड हर डॉटर हग द ट्री। तो अमृता देवी और उनकी बेटियों ने पेड़ों को क्या कर लिया, हग कर लिया। सोल्जर कट देम अलोंग विद द ट्री, और सोल्जर ने उन पेड़ों के साथ उनको भी काट दिया। और ये न्यूज़ पूरे गांव में आग की तरह क्या होगी, फैल गई आसपास के एरिया में। पीपल कम ओवर देयर, हग द ट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लेग। तो लोग हर जगह से आए, गांव के लोग, उन्होंने ट्री को क्या कर लिया, हग कर लिया। इस तरह उस दिन 363 लोगों ने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए। और आज भी विश्नोई जो समाज है वो प्लांट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या है, कमिटेड है, प्रतिबंध है। आफ्टर द सेक्रीफाइस ऑफ खेजरली इन 1973 वुमेन, खेजरली के सेक्रीफाइस के बाद 1973 की एक घटना है जहाँ पे उत्तराखंड के बहुत सारी वुमेन्स हैं, उन्होंने चिपको मूवमेंट को लॉन्च किया ताकि वो क्या है, पेड़ों को बचा सके। दिस मूवमेंट लास्टेड फॉर 8 ईयर। और ये मूवमेंट कितने साल चला, 8 साल चला। फिर 1981 में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि वो हरे पेड़ों को कभी भी नहीं काटेंगे विथ हाइट अबव 1000 मीटर, यानी हरे पेड़ों को तो काट नहीं सकते। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट को और आगे बढ़ाया। आफ्टर खेजरी सेक्रीफाइस के बाद उसी तरह का सेम मूवमेंट उसने कर्नाटक में चलाया। उसको क्या नाम दिया, एपिको मूवमेंट। क्या नाम दिया, एपिको मूवमेंट। कहाँ पे चला, कर्नाटक में। चिपको मूवमेंट राजस्थान में। एपिको का मतलब होता है, कन्नड़ा के लैंग्वेज में मतलब होता है टू स्टक। स्टक का मतलब चिपकना, जैसे हग होता है ना, वैसे चिपको, वैसे एपिको। टुडे खेजरीली सेक्रीफाइस इज एन आइडल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और आज ये जो खेजरी का सेक्रीफाइस है वो सबके लिए एक आइडल है। आइडल का मतलब आदर्श है। जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं ना उनके लिए वो क्या है, एक आदर्श है। और ये सेक्रीफाइस ने लोगों को इंस्पायर किया कि वो पेड़ों को बचाए। इसीलिए खेजरी ट्री है, उसको क्या नाम से जाना जाता है राजस्थान में, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम, कई बार पूछते हैं खेजरी ट्री का साइंटिफिक नेम, तो प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। और 1983 में राजस्थान का स्टेट ट्री घोषित कर दिया था। किसको, खेजरी ट्री राजस्थान का क्या स्टेट ट्री है। कब घोषित किया था, 1983 को। तो इस तरह हमारा ये जो 12 चैप्टर है ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके नोट्स बना के इसको अच्छे से समझ सकते हो। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।